हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का मैं सतीश कुमार ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रख करके अच्छे तरीके से इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था में शुरुआती जो हमारे टॉपिक्स थे दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को भारतीय जो संविधान का निर्माण है कैसे हुआ, पूरा का पूरा जो संविधान सभा से रिलेटेड जो हमारे पार्ट्स थे, 4 से 5 पार्ट जो हमने डिस्कस किए। तो जो बच्चे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जो बच्चे रीट, पुलिस, पटवार, आरएस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की आत्मा है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक। इंट्रो क्लास के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो शायद जो हमारी जो प्रस्तावना है इसके भी 2 से 3 लेक्चर रहे, तो आप लोग प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी हमारे जो लेक्चर रहते हैं, 2, 3, 4 जितने पार्ट बनते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पटवार के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो अदर जो एग्जामिनेशन है लाइक रीट, एसएससी वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। अगर आप लोग भारतीय संविधान, जो भारतीय राजव्यवस्था है, अगर इसके पुराने पेपर भी उठा के देखोगे, अलग अलग जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वहाँ से भी आपको प्रस्तावना से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रस्तावना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रियम्बल इंग्लिश में लिखूं तो हिंदी में प्रस्तावना। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह को देखते हैं तो शुरुआत में हमें प्रस्तावना ही वहाँ पे लिखी हुई मिलती है। जो हमारा भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो भारतीय जो हमारी जो संसद है उसके लाइब्रेरी में जो पड़ी है, उसके शुरुआती पृष्ठ पे भी आपको प्रस्तावना ही लिखी हुई मिलेगी। तो प्रस्तावना, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई बुक लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में वह एक इंडेक्स दिया होता है, वो पूरा का पूरा उस किताब का निचोड़ होता है कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेम यही बात हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है शुरुआत के अंदर, कि पूरा का पूरा भारतीय संविधान क्या कहता है। तो प्रस्तावना को लेकर के छोटी से लेके बड़ी बातें, चाहे इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं, हम सारी की सारी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रस्तावना को लेकर के दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है इसको उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमने जो संविधान बनाया, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान की रचना की, जिसमें बहुत सारे तथ्यों को डाला, 60 से 70 देशों का अध्ययन करके उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, मूल अधिकार हुए, मूल कर्तव्य हुए, चाहे प्रस्तावना ही हो, नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद की बात करूं, चाहे राष्ट्रपति के पद की बात करूं, चाहे जुडिशरी सिस्टम की बात करूं, तो हमने जितने भी हमारे संविधान के अंदर जो प्रोविज़न हैं, जो सोर्सेज हैं, ये अलग अलग देशों से चुराए हैं। वहाँ से हमने उन आंकड़ों को चुरा करके हमारे संविधान में जगह दी है। तो सेम यही बात, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग सोर्सेस हमने अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं, तो सेम टू सेम हूबहू प्रस्तावना भी किसी न किसी देश के संविधान से ली गई है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं भाषा, लैंग्वेज, कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दो क्वेश्चन तो शुरुआत में ही बन जाते हैं। प्रस्तावना को लेकर के जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है वो रहती है इसके केसेस से। इससे रिलेटेड जो वाद विवाद हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना पढ़ाऊँगा, छोटी से लेकर बड़ी बात तक। तो जो शुरुआत है मैंने बताया कि जो प्रस्तावना है किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। सोर्सेज की बात करूं, स्रोत की प्रस्तावना किस देश का स्रोत है, अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ। और प्रस्तावना की भाषा की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। दोनों बातों में फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो आंसर शुड बी ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया है। और जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोनों बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया। दूसरी बात कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रीएम्बल है हमारी, प्रस्तावना हमें क्या बताती है, प्रस्तावना क्या कहना चाहती है, प्रस्तावना हमें क्या बताती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात प्रस्तावना से जो हमें पता लगती है वो पता लगता है सरकार का नेचर कैसा है। पहली बात जो प्रस्तावना बताती है कि सरकार का, गवर्नमेंट का नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, पहली बात प्रस्तावना से हमें पता लगेगी। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो प्रस्तावना बताती है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। इंग्लिश में बात करूं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो बातें। पहली बात, प्रस्तावना से जो हमें पता लगती है कि सरकार का स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा होगा। दूसरी बात जो प्रस्तावना से हमें पता लगती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात अगर मैं डिस्कस करूं तो प्रस्तावना से हमें तीसरी बात पता चलती है भारत में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है। पहली बात सरकार का स्वरूप कैसे होगा। दूसरी बात कि जो भारतीय संविधान है इसका स्रोत क्या है। तीसरी बात जो प्रस्तावना से पता लगती है वो यह है कि भारत में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है। चौथी बात बताऊं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ, व्हाट इज द मोटो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य क्या है, यह भी क्वेश्चन जो बनता है प्रस्तावना से बनता है। प्रस्तावना मुख्यतः जो बातें बता रही है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रस्तावना को लेकर के जो नॉर्मल बातें हम लोग इतना ही पढ़ पाते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, सार कहते हैं, कुंजी कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। जो केसेस वगैरह है दो चार जो हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, चाहे वो मदन गोपाल वाद केस हो, चाहे वह बेरूबारी केस हो, चाहे वह SR बोमई केस हो, चाहे वह LIC केस मामला हो, केसेस को लेकर के हमारी क्लास अलग रहेगी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रस्तावना है, पहली बात कहाँ से ली गई, अमेरिका से। दूसरी बात किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरी बात भाई बहनों कि जो प्रस्तावना है उसका उससे हमें क्या पता लगता है। पहली बात मैंने बताया कि सरकार का नेचर कैसा होगा, सरकार कैसे कार्य करेगी, मूल ढांचा कैसे काम करेगा। हमारा जो मूल ढांचा है, जो सबसे बड़ा कानून है वो संविधान है, उसके क्या उद्देश्य होंगे और भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, प्रस्तावना से पता लगता है।
भारत में सुप्रीम कौन है, प्रस्तावना से पता लगता है। संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना से पता लगता है। तो ये जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से जो दूसरी बात मैंने बताई, देखिएगा कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जनता, भारतीय जनता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये बात हमें जानने को मिलती है प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से। जो मैंने आपको बताया कि जो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट था कि प्रस्तावना हमें क्या बताती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का स्रोत है हम भारतीय जनता। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो संविधान सभा थी उसने भले ही संविधान का निर्माण किया हो, लेकिन वो संविधान सभा आप कतई ना भूलें, उस संविधान सभा में जो सदस्य थे वो भारतीय जनता के द्वारा ही निर्वाचित हुए थे। तो जो मूल सोर्स था वो जनता ही थी। तो इसलिए जो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर शुड बी जनता, पीपल, हम भारत के लोग। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जिन्होंने इस संविधान को आत्मर्पित किया, अंगीकृत किया, अपनाया। तो यह जो बात है मैंने आपको बताई कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर होता है जनता। हमारा जवाब होना चाहिए जनता, जो प्रस्तावना से ही पता लगती है। यह बात ध्यान दीजिएगा, यह बात प्रस्तावना से पता लगती है। यह बात हमें प्रस्तावना से जानने को मिलती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। अगली बात जो हमने डिस्कस की कि भारत में सुप्रीम कौन, तो दोस्तों सेम यही बात फिर से रिपीट होगी। भारत में सुप्रीम की बात करूं तो हमारा जवाब यही होगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो भारत में जो हमारा जो लोकतांत्रिक जो ये स्वरूप है हमारा लोकतंत्र वाला, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। इस वजह से भारत में अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कौन है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो क्वेश्चन यही उठता है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने देश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए चुना है, वही सबसे बड़े माने जाते हैं, यानी कि हम लोग भारतीय जनता जो सुप्रीम है। तो जो तीसरी जो बात उठेगी भारत में सुप्रीम कौन है, तो जनता है। और इस बात का उल्लेख पता लगता है दोस्तों प्रस्तावना से, जो बात मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रीएम्बल से हमें पता लगता है कि भारत में सुप्रीम कौन है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला पूछे कि हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है, मूल अधिकारों में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्यों में, या एक ऑप्शन प्रीएम्बल। तो उत्तर होना चाहिए प्रीएम्बल। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के स्रोत का पता निम्नलिखित में से किससे लगता है, तब आपको वो सेम टू सेम जो हमने अभी 4 ऑप्शन डिस्कस किए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, तो भी उत्तर प्रस्तावना। सरकार के स्वरूप को कौन बताता है, तो भी उत्तर प्रस्तावना। और साथ ही साथ हमने जो डिस्कस किया कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान क्या कहना चाहता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि संविधान क्या कहना चाहता है, यह भी हमें प्रस्तावना ही बताएगी कि संविधान क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो बातें मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कौन है भारत में,
यह बात का उल्लेख हमें प्रस्तावना से पता लगेगा। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान के अकॉर्डिंग सरकारें कैसे काम करती है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है प्रीएम्बल पे डिपेंडेंट है। और संविधान क्या कहना चाहता है, संविधान कैसे कार्य करेगा, इन सब बातों का निचोड़ है प्रस्तावना। नेक्स्ट जो हमने बात की कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, यह बात हमें प्रस्तावना से पता लगती है। अगली बात कि भारत में सुप्रीम कौन, भारत में सुप्रीम कौन, तो हमारा उत्तर जनता, हम भारत के लोग, जो साफ साफ शब्दों में प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा गया है पहली लाइन में, और यह बात भी हमें प्रस्तावना से पता लगती है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हमसे दोस्तों प्रस्तावना कोई नहीं पूछने वाला कि पूरी की पूरी प्रस्तावना हमारे सामने लिखी जाए, हमें बताई जाए, या एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाए कि प्रस्तावना को लिखिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें संभावना कम होती है, लेकिन प्रस्तावना क्या कहना चाहती है, क्या क्या बातें बताती है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना की बात करूं प्रस्तावना में शुरुआत से लेकर के अंत तक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सरकार का स्वरूप, हम लोगों के बारे में बताया गया कि कैसे हमने किस दिनांक को संविधान को अपनाया, उस दिनांक का वर्णन भी, जैसा कि मैंने आपको जब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बताया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में, तो मैंने साफ साफ कहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू की देन थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो बात की जाए प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। उद्देश्य प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, और यह उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी जानते हैं पंडित नेहरू को फादर कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। पंडित नेहरू का यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आज संविधान के उद्देश्य बताता है। भारत में सुप्रीम कौन है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उसका वर्णन था। भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे न्याय मिलेगा, इस बात का उल्लेख भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। तो दोस्तों अगर बात की जाए प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति की देन, पंडित नेहरू की। इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। नेक्स्ट बात करें, प्रस्तावना हमें क्या क्या बातें बताती हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पहली लाइन बोलती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द को ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने हेतु। पहली लाइन ध्यान दीजिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, सॉवरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉवरेन कंट्री, जिसको प्रभुत्व संपन्न या हम लोग संप्रभुता कहते हैं। तो यहाँ जो पहली लाइन है प्रस्तावना की, अगर बात की जाए पहला क्वेश्चन कहाँ से उठता है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है किन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। यहाँ जो लिखा गया है हम भारत के लोग, बात की जाए प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से किन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं अलग अलग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या हम भारत के लोग, कोई से भी 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि हम भारत के लोग
इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है? तो हमारा जवाब होना चाहिए प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो बात की जाए, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठा जो मैंने आपको बताया कि हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में है। दूसरा क्वेश्चन जो इसकी पहली लाइन से पता लगता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा भारत, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा भारत। 1 2। अगर आप लोग प्रस्तावना को पूरा पढ़ोगे तो उसमें जो हमारा ये जो शब्द मैंने आपको बॉक्स में बंद करके बताया है भारत, भारत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? 2 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पटवार में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 2 3 4। अब जिस बच्चे को पूरी प्रस्तावना याद है वो कर लेगा, और याद करने की अब नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान में जो भारत शब्द का प्रयोग है 2 बार किया गया है। याद रखिएगा इस बात को, फिर से दोहरा रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। पहले ही लाइन के अंदर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग भारत को 2 बार, 1 और 2। तो ध्यान दीजिएगा जो भारत शब्द है, भारत शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। 2 बार भारत शब्द को इस्तेमाल किया गया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने यह भी बता दिया कि हम भारत के लोग इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलेगा? मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या प्रस्तावना में? देन आंसर शुड बी प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो देखिएगा पहली लाइन यह थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों बात कर रहा हूँ इस शब्द पे आइएगा, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में किसी दूसरे देश पे स्वतंत्र नहीं है, किसी बाहरी शक्ति या बाहरी सत्ता पे निर्भर नहीं करता। यह अपने फैसले खुद लेगा, और ना ही यह अपने किसी राज्य को किसी दूसरे देश को सुपुर्द करेगा, और ना ही, अगर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं, कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों को या जो वहाँ के जो कानून हैं उनको भारत में मानने के लिए बाध्य नहीं है। या दूसरे शब्दों में आप लोग याद रखें कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब होता है किसी अन्य देश या किसी अन्य बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं होने वाला देश। भारत अपने निर्णय, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर बात करूं मैं समाजवादी शब्द की, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो हम लोग संविधान संशोधन की बात करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी की। समाजवादी ये जो शब्द है, समाजवादी का जो स्वरूप है भारत में वो हमें देखने को मिलता है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। भारत में समाजवादी जो संरचना है उसका जो उदाहरण है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद में जो समाजवादी संरचना का जो स्वरूप है वो मिलता है मिश्रित समाजवाद के रूप में। हमारे भारत में जो समाजवाद की झलक है वो मिक्स्ड जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, उसके रूप में देखने को मिलती है, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र है एक दूसरे के सह अस्तित्व में होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो समस्त जो संसाधन है, चाहे वो सरकारी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, गैर सरकारी हो, इन सब पे सरकार अपना अधिकार रखती है। सरकार का इन पे प्रभुत्व होता है, इन पे जो शक्तियां हैं वो पूरी सरकार की लागू होती है। तो समाजवादी संरचना में भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद देखने को मिलता है। समाजवाद को अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो याद रखें, भारत के हर एक नागरिक को ऐसा फील हो कि हम सब इक्वल हैं, हम सब समान हैं। समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे अज्ञानता, गरीबी को दूर किया जाए। साथ ही साथ बात करते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा पंथ निरपेक्ष, जिसको आप लोग इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हो। पंथ निरपेक्ष वर्ड, और एक आता है धर्म निरपेक्ष।
दोनों ही शाब्दिक दृष्टि से भले ही अलग हो, लेकिन भारत में अमूमन दोनों को एक ही मतलब से इनका एक ही मतलब निकलता है। पंथ निरपेक्ष, साफ साफ नाम से पता लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, जहां सभी धर्मों को समान रूप से सुरक्षा और समर्थन प्राप्त है। राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई अपना एक धर्म नहीं होता। सभी धर्म सरकार की नज़र में, राज्य की नज़र में बराबर है। यह मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का। इस पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जगह दी गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को, तो यह जो पहली बात थी, इसके बाद जब लाइन शुरू होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइन है ये बताती है सरकार के स्वरूप को, राज्य के स्वरूप को, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। तो जो सरकार का स्वरूप है और भारतीय जो जनता जो राज्यों में निवास कर रही है, ये राज्य का स्वरूप है कि कैसा होगा राज्य सरकार या जो सरकारें हैं उनका स्वरूप ढांचा कैसा होगा। वो समाजवादी होगी, वो पंथ निरपेक्ष को बढ़ावा देने वाली होगी। और लोकतंत्रात्मक की बात करूं तो इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पूरा का पूरा शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और यह जो कथन था, अगर बात करूं कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो भाई और बहनों ये जो स्टेटमेंट था यह था अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने यह कहा कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उस संसद में जाते हैं और संसद के द्वारा देश की व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलती है अकॉर्डिंग टू संविधान, जो हम बात कर चुके हैं। अब बात करें, ये जो गणराज्य शब्द है, गणराज्य से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जिन बच्चों को लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब नहीं पता, कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, लोकतंत्र वाले देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलता है। तो नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द लिखा गया है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द को प्रस्तावना में जो जगह दी गई है, तो यह भी राज्य का, देश का स्वरूप बताता है। गणराज्य का मतलब होता है देश का वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित होता हो। ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जिस देश में जो वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख है, रियल और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से, या चाहे किसी अन्य मेथड से, लेकिन वंशानुगत नहीं होना चाहिए। भारत में जो व्यवस्था है वो गणराज्य की व्यवस्था है। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पे देश का सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति की बात करूँ, जो निर्वाचित होता है, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम लोग एमपी को चुनते हैं, हम लोग एमएलए को चुनते हैं, एमपी एमएलए आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ देश के सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाए या अप्रत्यक्ष रूप से, वह व्यवस्था गणराज्य वाली व्यवस्था होती है। जहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बने, इस प्रकार के शासन व्यवस्था वाले देश को गणराज्य की श्रेणी में माना जाता है। तो ये सरकार का स्वरूप है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये राज्य और देश का स्वरूप है, कि जो प्रस्तावना कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व का जो देश है, मैंने आपको बताया, जो किसी बाहरी सत्ता पे निर्भर नहीं करे, अपने इंटरनली और एक्सटर्नली निर्णय लेने में खुद पर निर्भर हो। समाजवादी, जहाँ मैंने बात की, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, मिश्रित समाजवाद है,
और पंथ निरपेक्ष, जहाँ भारत में सभी धर्मों को समान रूप से जगह दी गई है, किसी एक धर्म को लेकर के बढ़ावा नहीं दिया जाता। भारत में सभी धर्मों को समान अवसर है, समान दृष्टि से देखा जाता है। और बात की लोकतंत्रात्मक, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहाँ जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो जो पहली लाइन थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए एवं आगे देखिएगा एवं उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सामाजिक आर्थिक यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सोशल, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना क्या बताती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है, सार है, समरी है। सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार कैसे काम करेगी, भारत में सुप्रीम कौन है, प्रस्तावना से पता लगता है। दो अगली बात, प्रस्तावना में 3 न्याय के बारे में बताया गया है। जो 3 प्रकार के न्याय है जनता के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में जनता के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने वाली बात। आर्थिक, धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक, जहाँ मताधिकार की बात हो रही है, वोट वैल्यू की बात हो रही है, जहाँ पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर के ऐसे बैन नहीं किया जा सकता कि ये कास्ट मताधिकार में इनके राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे अलग से। इन सब बातों को लेकर के रोक लगा रहा है या न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये हमारे भारतीय नागरिकों के लिए है, साफ साफ लिखा गया है, एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो बात की जाए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और यह जो तीनों के तीनों जो न्याय है, इनकी जो अवधारणा है, ये रूस के संविधान से ली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 शब्द है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। या बात की जाए कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श वाक्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, अमेरिका, जर्मनी या वटेवर, तब हमारा उत्तर होना चाहिए रूस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिए गए हैं प्रस्तावना में? रूस के संविधान से। तो पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं उसके समस्त नागरिकों को, न्याय की बात कर रहा हूँ पहले, एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगली बात, न्याय के बाद हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, एवं उसके समस्त नागरिकों को। आपने देखा कि न्याय की बात हुई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय के बाद हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता, और वह स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति,
एक्सप्रेशन, विश्वास की बात करूं, बिलीफ, धर्म की बात करूं, फेथ, आप चाहो तो रिलीजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपासना की बात करूं, वर्शिप, पूजा, स्वतंत्रता, लिबर्टी। जहां पहली लाइन प्रस्तावना की भारतीय जनता को सर्वोच्च बता रही है, हम लोगों को सुप्रीम बता रही है, उसके बाद सरकार के ढांचे को बता रही है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद बात की प्रस्तावना ने न्याय की, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके बाद न्याय के बाद जो अगली बात आई वो आई प्यारे बच्चों स्वतंत्रता की, वो बात आई स्वतंत्रता की। अब बात करें संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। शुरुआती जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, भारत का जो शब्द है, भारत का शब्द 2 बार, न्याय कितने, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार, मारवाड़ी बोले तो 5 प्रकार। तो देखो भाइयों, पहले प्रकार की स्वतंत्रता विचारों की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशंस, विश्वास। चौथी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के पूजा पाठ में शामिल होने का अधिकार। यहाँ बात कर रहे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विचारों और अभिव्यक्ति के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, भाषण देने की, बोलने की, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन ये सभाएं करने की। तो हम लोग बात करेंगे जब हम आर्टिकल 19 पे आएंगे। बट यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कितने प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में, गुड मॉर्निंग, स्वतंत्रता के बारे में बताती है 5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। तब इन 5 में से 3 ऑप्शन उठाए जाएंगे, चौथी वह होगी जो हमारा उत्तर बनेगा, जो उस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। जहाँ धर्म को लेकर के, जहाँ एक्सप्रेशंस को लेकर के रोक नहीं है, आप लोग किसी भी धर्म को मानो, उसमें आस्था दिखाओ, पूरी आज़ादी है आपको। क्योंकि इस स्वतंत्रता के कारण ही एक मनुष्य का बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो विकास है वो संभव है। इस वजह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने नागरिकों के लिए इन 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करती है। अब बात करेंगे न्याय के बाद स्वतंत्रता होगी, इसके बाद आती है समानता की। ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। समानता को आप लोग लिख सकते हो इक्वलिटी, या इसको आप लोग समता कह सकते हो, एक ही बात है। यहां बात हो रही है अवसर की समानता। दोस्तों, जब हम लोग मूल अधिकारों को डिस्कस करेंगे, उन मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद ऐसा है आर्टिकल 16, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरियों में सभी धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। वहाँ पे किसी प्रकार का धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे नौकरियों में अवसर की जो समानता है उसको ये अधिकार देता है। उसकी असमानता को ख़त्म करता है कि सभी धर्म के लोगों को अवसर इक्वल दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म कास्ट का हो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो इक्वलिटी है रिलेटेड टू स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हम मूल अधिकारों में डिस्कस करेंगे। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार रही। पहली स्वतंत्रता मैं थाने बताई विचार, दूसरी अभिव्यक्ति रही,
और तीसरी विश्वास करनी, चौथो धर्म, और जो पांचवी है उपासना, पूजा की। तो अब अगली बात करें, जहां पहली लाइन ने हमें सर्वोच्च बताया कि हम भारत के लोग भारत को, दूसरी लाइन ने बताया भारत में जो सरकार है, राज्य है, उसका स्वरूप बताया, तीसरी लाइन ने नागरिकों को न्याय दिया, फिर चौथी लाइन में नागरिकों को स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि नागरिकों को किस प्रकार की, किन किन टाइप की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो दी गई है। इसके बाद अवसर की समानता की बात की गई, जो अवसर की समानता थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और इस समानता में अज्ञानता, गरीबी, इन सबको दूर करने के उपाय बताए गए, जो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य भी है कि लोगों में जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए, अवसर इक्वल हो, चाहे एक व्यक्ति किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सभी को समान अवसर है नौकरियों में। अगली बात करें प्रस्तावना की, जो नेक्स्ट लाइन है कि उन सब में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी तथा राष्ट्र की एकता, यूनिटी, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, अखंडता को अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। अखंडता मीन्स इंटीग्रिटी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इन तीन शब्दों के बाद जो अगली लाइन है उन तीनों का निचोड़ सारांश बताती है कि उन सब मतलब हम लोग भारतीय जनता कि उन सब में इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना जगाई जाए जो राष्ट्र को एकजुट करने का काम करे, सभी नागरिकों में देश के प्रति समर्पण का भाव हो, आह्वान किए जाने पर देश के लिए हम लोग तैयार रहें, एक ऐसी भावना जो देश के टुकड़े ना करें, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे की भावना को पैदा करें। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान रूप से जगह दी गई है, तो हमें भी इसी भाव को आगे बढ़ाना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, नफरत की लाठी तोड़ो, आपस में प्रेम करो मेरे देशवासियों। तो प्रेम मतलब दूजो प्रेम नहीं, देश प्रेम की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ बात हो रही है उन सब में एक एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की एकता भरी जाए कि हाँ हम लोग एक हैं। अखंडता, देश के टुकड़े नहीं हो सकते, और जैसा कि आपको पता है कि टुकड़े दल, हम लोग बात करें दिल्ली में हाल ही में प्रसिद्ध रहा कि जो टुकड़े गैंग है देश को टुकड़े करने की बात कर रही है, तो ये सब चलता रहेगा। हमें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, देश के लिए हमें कुछ करना है दोस्तों। तो अखंडता की बात कर रहा हूँ, इस शब्द को अगर सारांश में बोलूँ, देश को विभाजित नहीं किया जा सकता, देश के टुकड़े नहीं हो सकते। यह जो अखंडता शब्द है यह भी 1976 में अकॉर्डिंग टू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना क्या बताती है? सरकार का स्वरूप, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है, यह हमें प्रस्तावना बताती है। और भारत में सुप्रीम कौन है, प्रस्तावना बताती है। संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, संविधान क्या कहना चाहता है, किससे पता लगता है? प्रस्तावना से पता लगता है। अगली बात, जैसा कि इसका मैंने उत्तर दिया कि भारत में सुप्रीम कौन है, जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सुप्रीम है भारत में, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को, सरकार को, देश को चला रहे हैं। इसके बाद प्रस्तावना का आधार किसे माना गया? जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में जो स्वीकार हुआ। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो शब्द मैंने आज बताया आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता का उल्लेख था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख था। इसके बाद हमने शुरुआत की प्रस्तावना से कि प्रस्तावना शुरू कैसे होती है कि हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, भारत शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ? 2 बार।
ये जो सेकंड लाइन है सरकार के स्ट्रक्चर को बताती है, फॉर्मेशन को बताती है, संरचना को बताती है कि सरकार कैसी है हमारे इंडिया में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत किसी बाहरी देश पे निर्भर नहीं है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है इंडिया में, और उसमें मिश्रित समाजवाद देखने को मिलता है जिसमें समस्त संसाधनों पे सरकार अपना अधिकार रखती है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन है हमारे इंडिया में, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता। लोकतंत्रात्मक भारत में जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गणराज्य की बात की, जहां देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वह वंशानुगत नहीं होता। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लाइन थी, 3 न्याय बताए मैंने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि ये कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। 3 प्रकार के, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो अवधारणा है तीनों प्रकार के न्याय के, जो आदर्श वाक्य है, आइडियल जो स्टेटमेंट है, ये कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। अगली बात, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताती है? 5 प्रकार की, ये थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इक्वलिटी की बात कर रहा था मैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की, और अंत में उन सब में देश भावना, राष्ट्र की एकता और देश के टुकड़े ना हो, ऐसी भावना भरना कि हम लोग एकजुट रहें। तो दोस्तों यहाँ हमने 3 शब्दों की बात की, न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, और तीसरा समानता। तो तीनों के बाद जो अंत में एक लाइन बचती है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये लीजिए एक शब्द और आ गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी। बंधुता को आप लोग हिंदी में लिख सकते हो भाईचारे की भावना। जनता के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाए। जहां हिंदू मुस्लिम आपस में ये जो बैर है, ये जो दुश्मनी है, ये जो दंगे वगैरह हो रहे हैं, इन सबको सांप्रदायिक आधार पे आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि देश के अंदर आप लोग जो हालात है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, जो जनता की सोच है, आप लोग भली भांति वाकिफ़ हो, लेकिन हमें, हमारा जो देश है हम युवाओं पे निर्भर करता है, तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें सोच बदलो तो देश बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक एक व्यक्ति है उसमें पर्टिकुलर जो गरिमा की बात की मैंने, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो अंतिम लाइन है, दृढ़ संकल्प होकर हम आज इस अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को, ये लाइन आप लोग भली भांति जानते हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हो गई आपकी पूरी प्रस्तावना। अंगीकृत का मतलब होता है बच्चों एडॉप्ट, अधिनियमित का मतलब होता है इनेक्टेड, इनेक्ट लिख सकते हो, और इसको लिखते हैं गिव टू आवर सर्विस। यहाँ देखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जो मैंने पिछली क्लास में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में साफ साफ शब्दों में लिखा। इस दिन जो टोटल 16 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद जोड़े गए, कुल जो अनुच्छेद लागू हुए 16 लागू हुए,
वो मैंने आपको सारे के सारे बताए कि भारतीय संविधान का प्रारंभ कहाँ से होता है, 5, 6, 7, 8, 9 एक एक आर्टिकल बताया। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली वो ज़रूर देखें पिछली क्लास। हाँ, तो यह जो दिनांक है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, इस बात का उल्लेख भी हमें प्रस्तावना से ही पता लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि साफ साफ देख पा रहे हो कि हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, एडॉप्ट किया हमने, इनेक्ट किया, खुद को इस संविधान को आत्मर्पित किया, गिव टू आवरसेल्व्स। साथ ही साथ जो पिछली लाइन थी कि बंधुता को बढ़ाने के लिए ये जो भाईचारे की भावना है, बेनचारो नहीं है भाई साहब, ठीक है बच्चों, भाईचारा होता है। तो ये जो भाईचारा है, ये जो संकल्प है, ये जो अवधारणा है, यह जो अवधारणा है, ये भी दोस्तों एक देश के संविधान से ली गई है और वो है फ्रांस। जहां मैंने बात की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श वाक्य थे रूस के संविधान से, वहीं बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यह हमने चुराई है या यह अवधारणा हमने ली है फ्रांस के संविधान से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में तो हमने जो बेसिक बातें हैं प्रस्तावना को लेकर के जानी कि न्याय की बात की जा रही है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। इन शॉर्ट बात करूं, प्रस्तावना संविधान का परिचय है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना की प्रस्तावना संविधान का परिचय जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना को बताती है। ये इसका सारांश है कि प्रस्तावना मुख्यतः क्या कहना चाहती है। न्याय में मैंने आपको 3 न्याय बताए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता में मैंने आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई और समानता की भी हमने बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की, या हमने फ्रेटर्निटी की बात की। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रस्तावना क्या कहती है, कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, पूरी की पूरी प्रस्तावना आज आप लोगों के सामने थी। अब कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना को अलग अलग जो व्यक्ति विशेष है उन्होंने क्या क्या संज्ञाएं दी, और प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्दों को जगह कब कब दी गई, और प्रस्तावना को लेकर के जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उन केसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और जिन लोगों ने ज्ञान विहार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि आगे आपको बहुत सारा डाटा मिलने वाला है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। मैंने आपको कहा था कि आप भीड़ का पात्र न बने। अगर आप लोग क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं करते हो, अगर आपको चाहिए डाटा ऐसा कि जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो आप लोगों को ज्ञान विहार की टीम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, सम्राट सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।